विद्यार्थियों, मैं अंकुर पांचाल आरडीके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज अपन बात करेंगे रीट ईवीएस लेवल 1 में जो अपना पहला टॉपिक रहता है परिवार एवं सामाजिक बुराइयां। तो ऑफलाइन क्लास में अपन ने इसका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है और आज अपन जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। तो एक एक करके अपन को सारे प्रश्नों को देखना है कि वे पूर्व परीक्षाओं में इन टॉपिकों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अपन करते हैं शुरू। और जो पहला प्रश्न है अपना कि जो रीट 2011 लेवल 1, रीट 2011 लेवल 1 में एक बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछा गया है इस टॉपिक से कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। अब बात करें अपन परिवार की, तो परिवार में अपन जानते हैं कि भाई माता पिता तथा उनकी जो अविवाहित संतान अगर साथ में निवास कर दिए तो वही अपना क्या हो जाता है, वो अपना परिवार होता है। ठीक है। अब यहाँ जो ऑप्शन दिए गए थे वो ऑप्शन थे कि 1950 के बाद बना परिवार एकल परिवार, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि 1950 से परिवार का कोई संबंध नहीं है। पहली बात तो कि परिवार पहले भी थे, परिवार आज भी है, बस फर्क है कि भाई जैसे एकल भी हो सकते थे या फिर वो संयुक्त भी हो सकते थे। तो एकल परिवार की जो परिभाषा है वो अपन को स्पष्ट बतानी है कि भाई दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसने कि परिवार जिसमें माता पिता उनके बच्चे। अब जो बच्चे हैं वो जरूरी नहीं विवाहित हो, वो कैसे भी हो सकते हैं, अविवाहित, वो अविवाहित भी हो सकते हैं। तो यानी कि माता पिता तथा उनके विवाहित हो या फिर वो अविवाहित बच्चे हो, अगर साथ में निवास कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि माता पिता व उनके बच्चे केवल अगर एक साथ निवास कर रहे हैं तो वो कौन सा परिवार हो जाएगा, एकल परिवार। वहीं बात करें अपन किसकी कि जो संयुक्त परिवार होता है उसमें दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, अगर ये सारे व्यक्ति साथ में निवास कर रहे हैं तो वो परिवार कौन सा होता है अपना, वो होता है अपना संयुक्त परिवार। लेकिन पूछा गया है कि भाई एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, तो माता पिता व उनके बच्चे मिलकर जो परिवार बनाते हैं वो परिवार कौन सा होता है, तो वो एकल परिवार होता है। जैसे उसने अगला ऑप्शन दे दिया अपन को संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे माता पिता, तो ये परिवार तो कौन सा हो जाएगा, तो ये तो अपना कौन सा परिवार है, तो ये तो संयुक्त परिवार है। वहीं उसने दे दिया केवल पति पत्नी, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल गलत। तो इस प्रश्न का जो सटीक और सही जवाब है अपने वो कौन सा है कि भाई परिवार किसको बोलेंगे अपन के जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे साथ में निवास करते हैं, वही परिवार कौन सा होता है, तो वो एकल परिवार होता है। ठीक है। तो अपन देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। रीट लेवल 1 2017 में भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। पारित होना और उसका लागू होना दोनों में फर्क होता है। पारित होने का मीन्स है कि वो बनकर तैयार तो हो गया लेकिन वो प्रभावी नहीं हुआ। ठीक है। तो अब जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ, तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है इसने 2006, तो बिल्कुल ये जो अधिनियम है ये इसी वर्ष क्या होता है, पारित होता है। लेकिन वही बात करें अपन इसको प्रभावी होने की कि जब इसको लागू किया गया तो वो कब किया गया था, तो वो किया गया था इसको 1 नवंबर 2007 से ये प्रभावी हो जाता है। कौन सा अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम। ये पारित कब होता है, 2006 में, और प्रभावी कब होता है ये, तो 1 नवंबर 2007 से प्रभावी हो जाता है। और किसकी जगह इसे लाया गया, तो 1929 में अपन एक देखते हैं कि एक एक्ट था जिसका नाम क्या था, शारदा एक्ट, और उसके स्थान पर बाद में किसको लाया जाता है, तो बाल विवाह निरोध अधिनियम, जिसे पारित किया गया था 2006 में, और ये प्रभावी कब से होता है, तो 1 नवंबर 2007 से क्या हो जाता है, ये प्रभावी हो जाता है। ठीक है। बाकी इधर जो ऑप्शन है अपने तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। आपको ध्यान क्या रखना है, 2007 यहां से प्रभावी हुआ, 2006 में पारित हुआ, और किसकी जगह आता है, तो शारदा एक्ट की जगह ये आता है। अब ऐसी प्रकार के जो प्रश्न है वो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए थे। आगे बात करें अपन तीसरे प्रश्न की, तो जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है अपना कि डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी। अब सबसे पहली बात तो कि डाकन प्रथा क्या होती है, तो डाकन प्रथा की बात करें अपन तो इसका सीन ये है कि भाई जो माता होती है वो किसी बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा मर जाता है, तो वो जो महिला है उसको प्रताड़ना के रूप में क्या कौन सी प्रथा, तो डाकन प्रथा के तहत उसको यातनाएं दी जाती है। दूसरी बात, किसी महिला का जब विवाह हुआ, विवाह के पश्चात यदि उसका पति मर जाता है तो उसका दोष भी किसको दे दिया जाता है, तो वो भी किसको दे दिया जाता है,
महिला को, और उसी प्रथा को क्या कहा जाता है, डाकण प्रथा। अब ये जो प्रथा है इस पर रोक किसके द्वारा लगाई गई, सबसे पहली रियासत कौन सी है, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, तो जयपुर का तो इस प्रथा से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन वहीं अपन बात करें दूसरे ऑप्शन की, कि जो उदयपुर रियासत है ये सबसे पहले गैर कानूनी घोषित करती है किसको, डाकण प्रथा को। कौन सी रियासत, उदयपुर रियासत, कि यहाँ के जो शासक थे स्वरूप सिंह, कौन, स्वरूप सिंह द्वारा 1853 में, स्वरूप सिंह द्वारा 1853 ईस्वी में सबसे पहले जो है वो डाकण प्रथा को क्या घोषित किया जाता है, तो वो गैर कानूनी घोषित किया जाता है। किसके द्वारा, उदयपुर रियासत के द्वारा। शासक कौन, स्वरूप सिंह। और कब किया गया, तो वो किया गया था 1853 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है, कि भाई आरडेट L1 में 2012 में एक प्रश्न पूछा गया, किससे संबंधित, बाल श्रम से संबंधित, कि बाल श्रम को रोकने हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। अपने समक्ष लिखे हुए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 45। अब अनुच्छेद 21 जो है 21A, ये किस बात का उल्लेख करता है, कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं इनको अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, पढ़ने का इनको अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। वहीं अपने जो अनुच्छेद 24 है इसमें किस बात का उल्लेख है, कि यहां पर बाल श्रम पर क्या लगाई गई है, बाल श्रम पर रोक लगाई गई है, बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 24 में, कि कोई भी जो 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है वो किसी जोखिम भरे जो कारखाने होते हैं उनमें कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको कि कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 24। अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ, कि राजस्थान में बाल विवाह को रोकने हेतु सबसे पहले किस रियासत ने नियम बनाया था। राजस्थान में बाल विवाह को रोकने हेतु किस रियासत ने नियम बनाया था। ऑप्शन दे रखे हैं जोधपुर, कोटा, बूंदी और जयपुर। 4 ऑप्शन अपन को दे रखे हैं। फिर बात करें अपन कि भाई जो सबसे पहले जो कानून बनाया गया इस पर कौन सी रियासत ने बनाया, कि राजस्थान में विवाह रोकने हेतु सबसे पहले, तो वो कौन सी रियासत थी, वो थी अपने जोधपुर। कौन सी रियासत, जोधपुर। जोधपुर रियासत द्वारा जो है वो बाल विवाह को रोकने का प्रथम प्रयास किया गया था। और वहां के जो शासक है उन्होंने कब किया इसको, तो ये किया गया था अपने 1885 में, कि जो जोधपुर के जो तत्कालीन शासक थे उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए जो नियम बनाया वो कब बनाए, तो वो बनाया बेटा 1885 में। कौन सी रियासत, तो वो हो जाएगी अपने जोधपुर रियासत। ठीक है, अब जो वहां के शासक थे, वहां के शासक जोधपुर के वो कौन थे, वो थे अपने सर प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह द्वारा कब रोका गया, नियम बनाया गया इसके विरुद्ध, तो वो बनाया गया था 1885 ईस्वी में। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, कि निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक लाभ है। निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक लाभ है, कि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त, तो ये हो जाएगा अपना बिल्कुल सही। ठीक है, बच्चों का उचित पालन पोषण, बिल्कुल साहब के संयुक्त परिवार में ही बच्चों का उचित पालन पोषण हो पाता है, क्योंकि यहाँ माता पिता इतने बिजी नहीं होते, या फिर जो घर के अन्य सदस्य हैं जैसे दादा दादी, चाचा चाची, तो कोई ना कोई एक सदस्य उनके पालन पोषण का पूरा ध्यान रखता है, जबकि एकल परिवार में इसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है। ठीक है, तीसरा दे रखा है सामाजिक सुरक्षा, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही। अर्थात कि जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं सारे ही ऑप्शन क्या है अपने सही है। और ये कब पूछा गया था, रेट L1 2015 में। तो जो सही ऑप्शन होगा अपना वो कौन सा होगा, उपरोक्त सभी कि संयुक्त परिवार के कौन से लाभ है, तो जो तीनों ऑप्शन दिए हुए सारे ही अपने बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कि भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ। अब इसकी बात करते हैं अपन कि भारत में प्रतिषेध अधिनियम कब लागू होता है, तो 1961 में। कब, 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है इसको क्या किया जाता है, तो इसको लागू किया जाता है कब, 1961 में। ठीक है,
और जो तीनों ऑप्शन है अपने क्या हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल गलत हो जाएंगे। जो सही ऑप्शन है अपना वो कौन सा है कि भाई कब बना अधिनियम, तो 1961 में। अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A, बाल श्रम पर रोक अनुच्छेद 24। ठीक है, दहेज प्रथा के लिए अधिनियम जो बनाया था वो तो कब का है? 1961 का है। फिर जो बाल विवाह है इसका संबंध किससे है? शारदा एक्ट से। अब शारदा एक्ट कब आ रहा है? 1929 में। बाद में 2006 में इसको परिवर्तित किया जाता है, 2007 से इसको प्रभावी रूप से लागू किया जाता है कि भाई जो शारदा एक्ट है इसकी जगह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आ गया था 2006 में, जिसे प्रभावी कब से किया गया? 1 नवंबर 2007 से। तो जो शारदा एक्ट है इसका संबंध किससे है? तो वो है अपने बाल विवाह से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि परिवार एक इकाई होता है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता उनके दोनों बच्चे होते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि यह सभी भारतीय परिवारों का मानक है? सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन दे रखा है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। और जो डी ऑप्शन है वो दे रखा है कि सही नहीं है क्योंकि बच्चों का होना अनिवार्य नहीं है। अब आप लोग जो है सभी इसमें जो कथन दिए हुए हैं इनका विश्लेषण कीजिए और कमेंट में इस बात को साझा कीजिए कि भाई पहला जो है वो गलत हो सकता है या सही हो सकता है, दूसरा जो है वो गलत हो सकता है या सही हो सकता है। ठीक है तो अब पहला जो देखते हैं अपन कि सत्य है क्योंकि यह सभी भारतीय परिवारों का मानक है। वापस प्रश्न को देखना एक बारी कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन, अब जरूरी तो नहीं कि परिवार में सिर्फ माता पिता और उनके 2 बच्चे हों, परिवार संयुक्त भी हो सकता है, उसमें दादा दादी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, तो संयुक्त भी हो सकता है। लेकिन क्या बोल रहा है प्रश्न कि माता पिता एवं उनके 2 बच्चे होते हैं, तो यह बात जो है वो सही है कि गलत है? तो इसको तो अपन को वैसे ही गलत करना पड़ जाएगा कि परिवार केवल माता पिता और बच्चे ही नहीं। हाँ, एकल परिवार की अगर कोई पूछे परिभाषा तो अपन कह सकते हैं कि माता पिता और उनके बच्चे जो विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, तो वो अगर विवाहित है तो फिर वो एकल परिवार नहीं होगा, वो संयुक्त हो जाएगा। लेकिन अविवाहित बच्चे अगर निवास कर रहे हैं माता पिता के साथ तो वो कौन सा है? वो एकल परिवार है। तो इस जो प्रश्न में दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं अपन, ये बिल्कुल सही है कि सत्य नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, वो एकल भी हो सकते हैं और वो संयुक्त भी हो सकते हैं। कि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। कारण कि भाई ये 2 प्रकार के हैं। पहला अपन देखते हैं कौन सा? एकल परिवार, और दूसरा जो है वो कौन सा है? वो संयुक्त परिवार। ठीक है, तो केवल एक इकाई नहीं है, ये तो 2 भाग हो गए, 2 प्रकार हो गए। कौन कौन से हो गए? तो एकल भी हो गया और संयुक्त भी हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि भाई सत्य क्योंकि किसी एक आदर्श परिवार का आकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सत्य नहीं है क्योंकि बच्चों का होना अनिवार्य नहीं है। तो जो अपना सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी, क्योंकि परिवार को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं अपन, कि जैसे वो एकल भी हो सकता है या फिर वो संयुक्त भी हो सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना कि राजस्थान में सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी थी? राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी थी? अब पहली बात तो ये कि जो प्रथा है कौन सी? सती प्रथा। ये सती प्रथा क्या होती है कि कोई भी महिला हो, कोई भी महिला जब उसके जो पति है उनका देहांत हो जाता है तो महिला को उसकी चिता के साथ ही जला दिया जाता था। कुछ महिलाएं अपनी स्वेच्छा से अपने आप को जला लेती थी और कुछ महिलाओं को प्रताड़ित करके जलाया जाता था। तो इसी संदर्भ में बात की गई है कि भाई सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित करने वाली जो रियासत है वो कौन सी है? तो ये जो बूंदी रियासत है इसके द्वारा क्या किया गया था? प्रथम गैर कानूनी से घोषित किया गया था। कौन सी रियासत के द्वारा? बूंदी के द्वारा। कब किया गया था? वो आपको याद रखना है 1822 में। 1822 ईस्वी में किसके द्वारा? बूंदी रियासत के द्वारा जो है
वो कौन सी प्रथा को, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। यहाँ के जो महाराजा थे, बूंदी रियासत के महाराजा विष्णु सिंह, कौन, विष्णु सिंह, इनके द्वारा जो है वो सती प्रथा को क्या घोषित किया जाता है, तो वो गैर कानूनी घोषित किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी है, तो वो बूंदी है। कब किया गया, 1822 में, किसके द्वारा, कि वहां के महाराजा विष्णु सिंह द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। रीट लेवल 1 2022 शिफ्ट पहले में पूछा गया था कि कन्यावध को सर्वप्रथम गैर कानूनी किस रियासत ने घोषित किया था। कन्यावध को सर्वप्रथम गैर कानूनी किस रियासत ने घोषित किया था। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं अपन को, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो जो कन्यावध है, अब कन्यावध क्या होता है कि जब भी कोई बालिका जन्म लेती है तो उसको जन्म के बाद ही तुरंत उसका मार दिया जाता था। तो इस पर जो है वो गैर कानूनी किस रियासत द्वारा घोषित किया गया था इस चीज को, तो ये जो कोटा रियासत है, कोटा रियासत, इनके द्वारा जो है, कोटा रियासत के द्वारा कन्यावध को क्या घोषित कर दिया गया था, गैर कानूनी। अगर किसी के बारे में पता चलता है कि भाई उसने अपनी कन्या का वध कर दिया तो उनको प्रतिबंधित किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो वो कौन सी रियासत है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोटा। कि कोटा जो रियासत है इसने सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया था किसको, कन्यावध को। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है रीट में पहले। अगला प्रश्न, धूम्रपान से होने वाला मुख्य रोग कौन सा है। धूम्रपान से होने वाला रोग कौन सा है, तपेदिक, टीबी, कैंसर जो फेफड़ों में होता है, अनिद्रा यानी कि नींद का नहीं आना, एक है अल्सर। अब आप लोगों ने जो नशाखोरी वो टॉपिक है उसको बखूबी तरीके से पढ़ा है, हर नशे के होने वाले प्रभावों को जाना है, कौन सा नशे करने से कौन सी बीमारी होती है इसके बारे में भी अपन ने पढ़ा है। तो एक मिनट के लिए आप सभी उस बात पर विचार कीजिए कि भाई जो धूम्रपान है इससे कौन सा रोग होता है, तपेदिक रोग होगा, कैंसर होगा, अनिद्रा या अल्सर, बताइए कि कौन सा रोग होगा। तो जो धूम्रपान है ये सीधा इफेक्ट किस पे करता है, ये फेफड़ों पर करता है, और इससे जो रोग होने की संभावना है 110% ही भाई साहब, कौन सा ही होगा, उसको कैंसर ही होगा यदि व्यक्ति क्या कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है। अनिद्रा का मामला अलग है। ठीक है, अनिद्रा का मीन्स तो होगा तंत्रिका तंत्र को जो धीमा कर दे उन पदार्थों के द्वारा, तो अनिद्रा का प्रभाव देखते हैं अपन। लेकिन जो कैंसर है ये किसके द्वारा होता है, तो धूम्रपान करने के कारण ही क्या होगा, कैंसर होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, कुछ बच्चों की कॉपी में ये चीज मेंशन भी होगी कि भाई जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो पढ़ने क्या लिखे है, कुछ बच्चों ने लिखा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं लिखा होगा। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि भाई जो बी ऑप्शन है अपना 1098, यही क्या हो जाएगा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। कि जब भी आपको लगे कि कोई बच्चा मुसीबत में है या फिर उसको कोई जोखिम भरा कार्य करवाया जा रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल करके इसकी प्रकार की जो सूचना है वो गवर्नमेंट को प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से नंबर जारी किया हुआ है जिसका नंबर क्या है कि 1098। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का मुख्यालय कहां पर स्थित है, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में नहीं है, कोलकाता में नहीं है, जयपुर में नहीं है, इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहां है, तो ध्यान रखना है कहां पर है वो, नई दिल्ली में। कहां पर है, नई दिल्ली में। और ये प्रश्न पूछा गया है रीट मेंस लेवल 1 2023 में। तो ये प्रश्न जो है अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो गत परीक्षाओं में नहीं पूछा गया हो। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। अगला प्रश्न कि मादक द्रव्यों का सेवन यानी कि जो मादक पदार्थ है इनका सेवन मुख्य सामाजिक दुष्परिणाम क्या है, इनका मुख्य सामाजिक दुष्परिणाम क्या है।
कि पहला परिवार का विघटन, कि सामान्य तौर पर अपन आस पड़ोस में देखते हैं कि जिनके घर में शराब का सेवन यदि कोई पुरुष करके आता है तो उनके घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। तो इसका जो एक पहला कारण दिखा हुआ है कि भाई परिवार का विघटन, तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ परिवार का विघटन होगा। यदि परिवार में कोई मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है तो उसी प्रकार की जो उसका कौशल है वो वैसा ही हो जाएगा, वो व्याख्या भी परिवार में करेगा तो वैसे ही करेगा, शब्द भी कैसे होंगे, शब्द अशब्द हो जाएंगे उसके। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है इसमें अपराधों में वृद्धि, कि जब एक व्यक्ति की आय सीमित हो, एक व्यक्ति की आय सीमित हो और वो जब मादक पदार्थों का सेवन करता है उसको अत्यधिक आय की आवश्यकता होती है, लेकिन जब उसको आय पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है तो वो क्या करेगा, वो चोरी करने लग जाएगा। अरे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको वो प्रभावी रूप से करने लगेगा। तो अपराधों में तो वृद्धि होनी ही है। और जब तंत्रिका तंत्र को जो है उच्च स्तर पर जो पदार्थ लेकर जाते हैं और उसके बाद जो है वो क्राइम शुरू हो जाता है, यानी कि चोरी डकैती के साथ साथ फिर यूं मान लो आप बहुत सारे अन्य अपराध भी हो जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल क्या है, सही है कि अपराधों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, स्वास्थ्य का ह्रास, यानी कि स्वास्थ्य का खराब होना तो स्वाभाविक है अगर आप मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हो। तो तीनों जो ऑप्शन है ये बिल्कुल क्या है, ये सही है कि क्या क्या परिणाम होंगे, तो परिवार का विघटन भी होगा, अपराधों में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य का ह्रास होगा, यानी कि जो डी ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, तो ये अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी? नशा मुक्त जो अभियान है, भारत अभियान है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2020, 26 जनवरी 2021, 2 अक्टूबर 2019, 15 अगस्त 2022। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो कब की जाती है कि 2020 में जब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था तो वहां जो प्रधानमंत्री है उन्होंने, अपने प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने इस बात का उल्लेख किया गया था कि उनके द्वारा कि भाई क्या किया जाए, भारत को जो है वो कैसा बनाया जाए, नशा मुक्त। ठीक है, तो कब किया गया? 15 अगस्त 2020 को। कब किया गया? 15 अगस्त 2020 को क्या बनाया जाए, क्या किया कि नशा मुक्त भारत अभियान। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है? धारा 302, धारा 304 बी, ठीक है, धारा 498 ए, तो और धारा 376। तो अब जो है बात करते हैं अपन भारतीय दंड संहिता आईपीसी। और पहली बात तो कि आईपीसी जो है अब ये काय में कन्वर्ट हो चुकी है, ये बीएनएस में कन्वर्ट हो चुकी है कि अब आईपीसी की धाराओं को प्रभावी ना मानकर किसको माना जाएगा, बीएनएस की धाराओं को। लेकिन ये जो पूर्व परीक्षा का प्रश्न है तो इसका जवाब अपन को उसी हिसाब से देना है। ठीक है, कि जो दहेज मृत्यु से संबंधित है वो कौन सी धारा थी, तो वो धारा 304 बी। इसमें किस बात का उल्लेख है, उसको दंडित किया जाएगा उस व्यक्ति को यदि कोई महिला की जो मृत्यु है वो किसके कारण हो गई, दहेज के दबाव के कारण। तो उस पर कौन सी धारा लगती है, तो उस पर धारा लगेगी 304 बी। ठीक है, जैसे और 300 धारा 302 है, ये किससे संबंधित, तो ये ध्यान रखना आपकी, किससे संबंधित है, हत्या से संबंधित है। धारा 302 हत्या से संबंधित है, धारा 304 जो है वो कहीं से संबंधित है, तो वो दहेज मृत्यु से। फिर वही एक दिया हुआ है इसमें कौन सा, 376 और धारा 398। अब जो धारा 398 है, धारा 398 ए, ये क्या है कि जो अपने परिवार के अन्य सदस्य हैं, परिवार के अन्य सदस्य यानी कि अपने रिश्तेदार अगर दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं तो उन पर कौन सी धारा लगती है, उन पर लगती है 498 ए। कौन सी धारा, 498 ए। और जो बलात्कार है उस पर कौन सी लगती है, तो उस पर लगती है अपने 376। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। राजस्थान में नाता प्रथा का क्या अर्थ है? अब नाता प्रथा अपने जनरली अपने समाज में अपने देखते हैं कि अब जो है वो पुनर्विवाह जो होता है महिला का, तो उसमें फेरे नहीं लिए जाते हैं और वो जो महिला है वो अपने एक अन्य पुरुष के साथ वैवाहिक जीवन बाद का बिताती है। और वही प्रथा कौन सी होती है, तो वो नाता प्रथा होती है। जैसे बाल विवाह की एक परंपरा जी बिल्कुल नहीं है। विधवा स्त्री का किसी अन्य पुरुष के साथ बिना औपचारिक विवाह के साथ रहना, दहेज की एक रस्म बिल्कुल गलत, बंधुआ मजदूरी का एक रूप, यह भी बिल्कुल गलत। तो जो नाता प्रथा है वो क्या है कि स्त्री का किसी पुरुष के साथ बिना औपचारिक विवाह के साथ रहना, उसी को क्या बोला जाएगा, तो उसी को नाता प्रथा बोला जाएगा।
तो ये अपनी पहली क्लास थी आज परिवार एवं सामाजिक बुराइयों के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी, और उम्मीद है आप सभी इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे और बाकी जितनी भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं अगली क्लास में अपन उन पर चर्चा करेंगे और आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जा सकता है उस बात का भी अपन विश्लेषण करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को जो है वो उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाए जिनको इसकी आवश्यकता है, और आरडी की क्लासेस परिवार के साथ आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का।